हम लोगों को ना क्या हो रहा है छोटी ही सी उम्र में ही और बहुत जल्दी मतलब इतनी अर्ली एज में उन लोगों को ब्रेन स्ट्रोक आ रहा है। आप अपनी बॉडी को अननेसेसरी हार्म कर रहे हो। आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, आपके दिमाग पे हर टाइम स्ट्रेस है। उससे क्या होगा, आपका स्ट्रेस एक टाइम पे बढ़ते बढ़ते बर्स्ट हो जाएगा और ब्रेन पे क्लॉट। कोई लेडी प्रेग्नेंट है एंड उसको पेन हो रहा है तो क्या वो भी फिजियोथेरेपी करवा सकती है? इफ आई विल से कि अगर कोई फीमेल 9 मंथ तक प्रॉपरली फॉलो कर रही है, पूरी फिजियोथेरेपी एडवाइस के साथ कर रही है, डेफिनेटली नॉर्मल डिलीवरी होगी। डायबिटीज में फिजियोथेरेपी जरूर करानी चाहिए, सिर्फ पेन के लिए, उसके अलावा नहीं। उसके अलावा डायबिटीज पर्सन को जिम जाना है। जब मैंने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था, वो 18 ईयर्स का था। उसका एक कार एक्सीडेंट हुआ था, तो उसमें उसकी स्पाइन इंजर्ड हो गई थी। द बॉय, उसने आई थिंक 4 इयर्स कंटिन्यूसली फिजियो कराई। आई डोंट रिमेम्बर कि किसी पेशेंट ने इतनी कराई होगी। उसने जहाँ से सर्जरी कराई थी, व्हेन ही गो टू मीट हिम, द डॉक्टर वाज सरप्राइज, इतनी रिकवरी। न्यूरो में जब पहली बार पेशेंट वॉक करता है ना, तो उससे ज्यादा खुशी कोई नहीं होती। हेलो एंड वेलकम टू केजेड टॉक्स। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट यामिनी तोमर और आज मेरे साथ है एक ऐसी डॉक्टर जो आपको एक हेल्थी लाइफस्टाइल के बारे में बताएंगी, आपको उन चीज़ों के बारे में बताएंगी जिसकी वजह से आप पेन रिलीफ लाइफ को जी सकते हैं। जी हाँ, मेरे साथ है डॉक्टर वंशिका मुंजर जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट है, ऑस्टियोपैथ और कैरोप्रैक्टर भी है, साथ ही में न्यूट्रिशनिस्ट भी है। तो देखते हैं इनके साथ हमारी जर्नी कैसी रहेगी और हम क्या-क्या सीखने वाले हैं। हेलो डॉक्टर, कैसे हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड टू। तो मैं ये जानना चाहूँगी, आपने इतनी सारी फील्ड को एक साथ किया है एंड बहुत डिफरेंट लग रहा है नाम सुनकर ही। तो इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए कि आपने क्यों एक साथ सब कुछ स्टार्ट किया? एक्चुअली ये एक साथ शुरू नहीं हुआ, ओके। ये वन बाय वन स्टार्ट हुआ। मैं बिगिनिंग से स्टार्ट करूंगी। जितना ये बोलने में टफ लग रहा था कायरोप्रैक्टर, उतना ही करने में भी है। बट जी। बेसिक इज फिजियोथेरेपी। तो सबसे पहले हम लोग फिजियोथेरेपी ऑप्ट करते हैं। फिजियो जी। का एक कोर्स होता है जो बैचलर बीपीटी कोर्स होता है। पहले जब हमने किया था दैट वाज 4.5 ईयर, अब ये 5 इयर्स का हो गया है। तो उस कोर्स को करने के बाद हमें डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के एक्सपोजर मिलते हैं। देन हम डिसाइड करते हैं कि अब हमें कहाँ जाना है। तो ये ऑब्वियसली हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे इंटरेस्ट आता गया, वैसे वैसे आई चूज कि अब मुझे ये करना है, ये करना है। तो ऐसे ये जर्नी स्टार्ट हुई। तो फिजियो, फिर ऑस्टियोपैथ, देन कायरो, फिर न्यूट्रिशन में इंटरेस्ट इसलिए आया बिकॉज इंडिपेंडेंट क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं पेशेंट्स के। तो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस को डील करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं खाना पीना बहुत मैटर करता है। तो इसको सीखने के लिए वो मेरा पर्सनल चॉइस थी कि मुझे करना है। दैट्स व्हाई आई डिड दैट। अच्छा, ये जो चारों टर्म्स हैं, क्या ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है या फिर सारे डिफरेंट है? काफ़ी हद तक इंटर रिलेटेड है, बट एज़ पर अगर मैं कंडीशन पे बात करूँ तो जैसे अगर एक मटर पनीर है, उस मटर पनीर को लोग बहुत तरीके से बनाते हैं, राइट? तो ऐसे ही है कि किसी का टेस्ट अलग होता है, किसी का टेस्ट अलग होता है और कुछ-कुछ रिक्वायरमेंट भी होती हैं, राइट? कई रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पे आपको ज़्यादा मसाले के साथ देना होता है, कई जगह पे बिल्कुल फीका देना होता है। तो उसी तरीके से अगर मेरे को नॉर्मल पेन पे काम करना है, फिजियोथेरेपी इज़ बेस्ट थिंग। हमने मैनुअल किया, मशीन्स यूज़ करी, रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिल गया। बट क्या होता है जब कंडीशन मान लो बहुत कोई सीवियर कंडीशन है या कोई ऐसा केस है जिसमें सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, तो उस टाइम पर आपको स्पेसिफिकेशन की जरूरत होती है। तो जैसे आजकल के टाइम में लोगों को ना इंस्टेंट चीजें बहुत पसंद है ना, जैसे इंस्टेंट नूडल। तो ऐसी हर चीज इंस्टेंट चाहिए। तो इंस्टेंट के लिए जो नया फील्ड है विच इज कायरो। तो कायरो में बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं बिकॉज वो दिस इज वन क्लिक में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और कम सेशंस में आई विल से कि जो काम आई थिंक फिजियो में 15 डेज में होगा, उसमें 5 में हो जाता है। ओके। तो ये भी रीजन था एक कि देखो ऑब्वियसली इतना कंपटीशन है मार्केट में, तो आपको कंपटीशन को भी डील करना है कि आप ये नहीं सोच सकते कि आई एम डूइंग वेरी गुड। आपको ये भी देखना है आपका साथ वाला क्या कर रहा है। तो उसको भी करने के लिए तो दैट्स व्हाई आई चूज अगेन। तो अब फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में मैं बात करना चाहूंगी कि ये एग्जैक्ट है क्या, बिकॉज मैं देख रही हूँ आजकल एंड इनफैक्ट हम सब लोग ही जानते हैं कि दिन रात हम लोगों को कहीं ना कहीं पेन हो रहा है एंड उसके लिए हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, या फिर आप समझे कि लोग डॉक्टर के पास जाने से पहले थोड़ा सोचते भी हैं। तो एक डॉक्टर के लिए भी ये पता होना जरूरी है कि वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? क्वेश्चन के हिसाब से मैं जवाब दूंगी लाइक फिजियोथेरेपी, ठीक है। अब आपको पता होगा, मे बी शायद आपके घर में भी आपके पेरेंट्स होंगे, ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, ठीक है। कई ऐसे चीजें हुई हैं पुराने टाइम के हिसाब से कि बहुत ज्यादा पेन किलर खाते रहे तो किडनी खराब हो गई, ठीक है। ऐसे कई चीजें देखने को मिलती थी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स में। तो हमारी जो जनरेशन है ना, वो बड़ी अवेयर हो गई है। उन्हें लगता है कि हमें इन चीजों पे नहीं जाना है। तो और अब उन्हें ये भी समझ में आ गया है कि मूवमेंट जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी बात किसी मूवमेंट पे आती है ना,
तो फिजियोथेरेपी आती है। ओके। जैसे आपको कोई पेन है, तो पेन कोई बीमारी तो नहीं है, पेन तो बस एक सिम्पटम है कि वो हमें ये बता रहा है कि हमारी बॉडी में यहाँ पर कहीं कुछ गलत हो गया है, तो अब हमें बॉडी का वो फाइंड करना है कि रूट कॉज कहाँ है और उसके ऊपर काम करना है। फॉर एग्जाम्पल गॉल ब्लैडर स्टोन का पेन होता है, तो वो पेन एक पॉइंट पे होता है, बट दिक्कत कहाँ है? स्टोन है गॉल ब्लैडर में, तो गॉल ब्लैडर रिमूव करना पड़ता है, पेन अपने आप चला जाता है, तो पेन इज अ सिम्पटम। तो अब क्या करना है? पेन किलर खा के, नाम है पेन किलर, उसने क्या किया कि उसको किल कर दिया, बट सिम्पटम तो वहीं का वहीं है, वो स्टोन तो नहीं निकला ना। ऐसी मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी को बैक पेन है, बैक पेन उसका कोई डिस्क बल्ज से हुआ है, उसने पेन किलर खाई, जब तक वो खाता रहेगा उसे आराम रहेगा, बट अगर उसे परमानेंट क्योर कराना है तो उसको फिजियोथेरेपी करानी है। फिजियोथेरेपी में हम बेसिकली क्या करते हैं? हम फाइंड करते हैं कॉज, हम देखते हैं कि उसकी जो अलाइनमेंट है, उसकी जो स्पाइन की अलाइनमेंट है वो कैसी है, उसकी जो मसल्स हैं वो कैसी हैं, वो वीक है। मान लो एक बैलेंस होता है, ठीक है, कोर एक बॉक्स है, उसका आगे का पोर्शन जो है वो एब्डोमेन है, पीछे का बैक है, ठीक है। अब आगे और पीछे जो वो बैलेंस कैसे होगा? अगर आगे का वीक है तो पीछे ज्यादा लोड पड़ता रहेगा अननेसेसरी, तो इसलिए हम क्या करते हैं? उसे बैलेंस करते हैं। ओके। तो फिजियोथेरेपी में ना हम पूरा सब कुछ मूवमेंट के साथ साथ डील करते हैं कि उसको एकदम परफेक्टली लाके छोड़ देते हैं, अब बॉडी अपने आप हीलिंग करेगी, हमें कुछ नहीं करना। ओके। तो इट इज अ आई विल से कि ये रूट कॉज पे काम करते हैं हम, तो दैट्स व्हाई फिजियोथेरेपी में रूट कॉज पे काम किया जाता है। ओके। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जिम में जो लोग जाते हैं वो डेड लिफ्ट करते हैं जिसकी वजह से उनके बैक में शायद कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। बहुत सारे मैंने सिर्फ न्यूज़ में पढ़ा है और ऐसे देखा है और कुछ पर्सनल केस भी देखे हैं। तो आपको क्या लगता है डेड लिफ्ट करना चाहिए या नहीं? बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। वैसे साइंटिफिकली बहुत सारी इसके ऊपर रिसर्चेस भी हुई हैं। डेडलिफ्ट एक कंबाइंड एक्सरसाइज है जिसमें आपकी बहुत सारी मसल्स एक साथ एक्टिवेट होती हैं, ठीक है। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं बहुत सारी मसल्स को, जैसे हैमस्ट्रिंग है, आपकी बैक भी है, कोर भी है, शोल्डर भी है, सबको एक साथ आपको इंडल्ज कराना है, तो उसके लिए डेडलिफ्ट इज वेरी गुड एक्सरसाइज। बट अगेन आई विल कम टू दैट पॉइंट कि अब आप अपनी बॉडी के लिए कितना अवेयर हैं, ठीक है। आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो तो नहीं है जो आप कंटिन्यूअसली जाके अपनी स्पाइन एडजस्ट कराते होंगे, राइट। अब आपको ये नहीं पता कि आपके शोल्डर बैलेंस है नहीं है, आपकी स्पाइन में स्ट्रेंथ है नहीं है। अगर आप उस केस में डेडलिफ्ट करते हो, और आई थिंक 100 में से 90 लोग डेडलिफ्ट गलत करते हैं, पोस्चर गलत होता है और इंजरीज लेके आते हैं। एंड अगेन उनका एक ही क्वेश्चन होता है, मैं अगेन डेडलिफ्ट कब कर लूंगा? अच्छा। राइट। अब हमें उसे रिवर्स करना है ना, वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि जिम वाले ना बड़े फ्रीक होते हैं, लाइक उनको ना बड़ा ही कीड़ा होता है, हमें जिम करना है, हमें जिम करना है, ठीक है। तो लेकिन अब हमें उन्हें समझा समझा के ना बड़ा ही मतलब दिक्कत हो जाती है हमारे लिए भी कि कैसे हम उन्हें समझाएं ये चीज कि इसको रिवर्स करना है। रिवर्स करने के लिए मेहनत लगेगी। तो मैं सबको यही कहूंगी कि अगर कोई नॉर्मली जिम करता है रेगुलर बेसिस पे, बट वो कोई स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है और उसे इतना पता है कि वो 1 घंटा ही कर रहा है, डेडलिफ्ट छोड़ दो यार, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जी, डेडलिफ्ट मत करो, अलग अलग ग्रुप की मसल्स को अलग अलग एक्टिवेट कर लो, अलग अलग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लो, एक साथ मत जाओ। ओके। अभी केसेस ऐसे भी आ रहे हैं क्योंकि जिम में लोगों को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, मतलब अचानक से कभी भी हो जाना, इसके पीछे आपको क्या रीजन लगता है? कार्डियक अरेस्ट का रीजन एक जगह पे तो खाना पीना तो बहुत ही ज्यादा है, बिकॉज हमारे लाइफस्टाइल में जब से जंक फूड बहुत ज्यादा आया है, उसकी वजह से क्या हुआ है, हमारे जो सेलुलर लेवल पर जो चेंजेस होते हैं, जो हमारा मेटाबॉलिज्म काम कर रहा होता है, वो बहुत ज्यादा वीक हो गया है। तो उसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि आपकी जो आर्टरीज हैं उनके अंदर ब्लॉकेज हो जाती है, और जब आप कोई भी एग्रेसिव एक्टिविटी करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप कार्डियक एक्सरसाइज ही कर रहे हो, अब आपकी जो कार्डियक आर्टरी है वो आर्टरी में मान लो ब्लॉकेज है, ठीक है, इट इज 50% ब्लॉक, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, उस टाइम पे आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट इनफैक्ट 100% से भी ज्यादा होती है, राइट। बट वो 50% ऑलरेडी ब्लॉक है। अब 50% ब्लॉक होने की वजह से क्या होता है कि पूरा ब्लड सर्कुलेशन हार्ट तक नहीं पहुंच पाता। हार्ट की मसल्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं मायोकार्डियम। वो मसल्स क्या होती हैं, वो 50% ब्लड के साथ कितनी देर काम कर लेंगी, वो करते 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 थक जाती हैं, राइट। इस वजह से क्या होता है कि कार्डियक अरेस्ट के इश्यूज बहुत ज्यादा आने लगे हैं, और स्पेशली जिम में, क्योंकि कॉम्बिनेशन नहीं है, राइट। अगर वो इस चीज का कॉम्बिनेशन बना के चलें तो मे बी शायद ये केसेस इतने नहीं आएंगे सामने। तो डाइट और अपनी लाइफस्टाइल को लेके चलना है, ठीक है। पहले दिन जिम करने गए उसी दिन नहीं फटाफट से सब कुछ कर लेना है, धीरे धीरे बॉडी को अडेप्ट कराना है और उसके साथ साथ चेंजेस लाने हैं। अब लोगों को ना क्या हो रहा है, छोटी ही सी उम्र में ही और बहुत जल्दी, मतलब इतनी अर्ली एज में उन लोगों को ब्रेन स्ट्रोक आ रहा है, साथ में लकवा हो जा रहा है या फिर पैरालाइज है जिस चीज को, तो ये क्यों प्रॉब्लम इतनी फेस हो रही है? लकवा या पैरालिसिस जो होता है ना, ये आपकी ब्रेन में जो आर्टरी होती है उसकी ब्लॉकेज की वजह से होता है।
ठीक है। आपके ब्रेन तक प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती है, तो क्या होता है, ऑक्सीजन कम होने की वजह से वो सडन स्ट्रोक, उसे हम कहते हैं कि जिस भी पार्ट पे वो अफेक्ट करता है उस साइड का जो पैरालिसिस हो जाता है वो कॉज हो जाता है। ठीक है। अब ये अर्ली एज में क्यों आ रहा है, उसका रीजन अगेन मैं लाइफस्टाइल को ही दूंगी, क्योंकि पहले की अगर आप एक्टिविटीज पे जाओ, पहले के लोगों का अगर आप देखो, पहली चीज सबसे पहले भी एनवायरमेंट। पहले एनवायरमेंट बहुत क्लीन होता था, राइट, आपको प्रॉपरली ऑक्सीजन मिला करती थी। अब तो हमारे एनवायरमेंट में इतना पॉल्यूशन है, राइट, इतना पॉल्यूशन है कि हम ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे, आई थिंक। तो पॉल्यूशन सबसे पहले है। उसके बाद हम जो, अगर हम हेल्दी भी खा रहे हैं, उसमें भी हमें क्या पता है कि वो कितना हेल्दी हम खा रहे हैं। कहीं कोई सिग्नल नहीं है, कहीं कुछ नहीं पता कि कब कितनी न्यूज आ जाती है सामने कि हाँ ये मिलावट हो रही है, दूध में ये मिल के आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी इन सब चीजों से सफर कर रही है। ठीक है। तो लाइफस्टाइल सबसे पहले है कि ये रीजन है कि लाइफस्टाइल। उसके बाद ना जो रेस है कि उसने ये किया है, मुझे भी ये करना है। ठीक है। अब आपकी फैमिली का बैकग्राउंड में भी शायद उतना नहीं है, आप लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, द पर्सन जो आपके साथ वाला पर्सन है उसका बैकअप बहुत स्ट्रांग है। ठीक है। वो एक हायर क्लास से बिलोंग करता है। अगर वो मर्सिडीज में घूम रहा है, आप भी पहुंचोगे, पर थोड़ा टाइम लगेगा ना। अब आप सोचो कि मैं तो 24 घंटे काम करूंगा, तो आप अपनी बॉडी को अननेसेसरी हार्म कर रहे हो। आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, आपके दिमाग पे हर टाइम स्ट्रेस है। उससे क्या होगा, आपका स्ट्रेस एक टाइम पे बढ़ते बढ़ते बर्स्ट हो जाएगा और ब्रेन पे क्लॉट आएगा। ओके, तो ये बहुत बड़ा रीजन है। तो हमें भागना नहीं है, अपनी हर चीज को समझ के चलना है। हर दूसरे इंसान को आजकल ये नींद की प्रॉब्लम बहुत है, रात को नहीं सो पा रहे हैं या फिर बहुत लेट नींद आती है। कुछ लोग तो 2-2 दिन जग जाते हैं, उन्हें नींद नहीं आ रही होती है, बहुत टायर्ड फील करते हैं, फिर भी नहीं सो रहे होते हैं। तो इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? मोबाइल फोन सबसे बड़ा दुश्मन है ये हमारा। हमें समझ ही नहीं आ रहा कि ये कितना बड़ा दुश्मन है हमारा, कि ये छोटी सी चीज हम ऐसे हो गए हैं कि हम इसी के साथ चल रहे हैं, इसके बिना हम चल ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है। अब मोबाइल फोन को ऐसे समझो, उसकी जो लाइट है, उसकी लाइट हमारे ब्रेन को गलत सिग्नल देती है। बच्चे होते हैं छोटे छोटे, आपने देखा होगा कि वो कंटिन्यूसली वो कार्टून्स देखते रहते हैं। ठीक है। उनके दिमाग पे उन चीजों का इतना असर हो गया, इतना असर हो गया। कई बच्चे, अभी रिसेंटली मैं एक केस देख रही थी, एक कोविड का बच्चा था, वो लखनऊ से बिलोंग करते थे, तो वो कोविड में बच्चा पूरा टाइम घर में रहा, वो कार्टून देखता रहा। उसकी मदर जब मेरे पास उसको लेकर आई, उनकी कंप्लेंट ये थी कि एक तो ये मोटू पतलू की तरह चलता है, अच्छा, और वो उसी की तरह बात करता है। मैंने उससे पूछा कि आपका नाम क्या है, एंड ही मतलब दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग। उसने मुझे ऐसे रिप्लाई किया, हमारा नाम है एबीसी, वॉट एवर द नाम है। तो उसने बिल्कुल वो मोटू पतलू की तरह मेरे को जवाब दिया, और दैट वाज सो सरप्राइजिंग। तो उसके दिमाग पे उस चीज का कितना असर आया, राइट। तो मैं बैक टू अपने क्वेश्चन पे आती हूँ कि ये जो हमारे दिमाग को असर कर रही है ये मोबाइल फोन, इसकी वजह से आपके जो ब्रेन के सेल्स हैं जो रिलैक्स्ड होने चाहिए रात के टाइम पे, वो नहीं हो रहे हैं। हमारे ब्रेन में मेलेटोनिन होता है। ठीक है। अब जब आपकी जो लाइट है वो आपकी आईज के थ्रू आपके ब्रेन तक पहुंचती है, तो एक्चुअली मेलेटोनिन का काम क्या है कि वो हमारी जो साइकिल है ना उसको मेंटेन करता है। रात को 12 बजे कंसिडरेबली अंधेरा होना चाहिए, बट उसको मोबाइल फोन से लाइट मिल रही है, उसको लग रहा है सुबह हो गई है, राइट, वो आपको सोने नहीं देगा। ठीक है। यस, तो ये मोबाइल फोन सबसे बड़ा रीजन है। अंधेरे में तो बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए, लाइट में चलाओ, और वो भी सोने से एटलीस्ट आधा घंटा पहले हमें मोबाइल फोन को हाथ नहीं लगाना चाहिए। ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट था पता होना। क्योंकि आपने जो ये केस भी बताया है ना, ये भी नॉर्मल केस आपने तो देखा है, बट लोगों के लिए नॉर्मल नहीं है, क्योंकि आजकल बच्चे जो हो रहे हैं वो पहले फोन चलाना चाहते हैं, फिर कुछ और करना चाहते हैं। पेरेंट्स एक्चुअली अपनी सुविधाओं के लिए वो सोचते हैं कि बच्चे को फोन दे दो, लेकिन कहीं ना कहीं हम उनकी लाइफ के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। अच्छा, प्रेगनेंसी की बात करते हैं, क्योंकि हमने बच्चों से रिलेटेड बात करी है, तो उस केस में जब कोई लेडी प्रेग्नेंट है एंड उसको पेन हो रहा है, तो क्या वो भी फिजियोथेरेपी करवा सकती है? हाँ, बिल्कुल। प्रेगनेंसी में हमारे कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि प्रीनेटल, एंटीनेटल, पोस्टनेटल, इनको हम ये नाम है, ये साइंटिफिकली हमारे फिजियोथेरेपी में नेम है। जो ये एक्सरसाइजेज, इसमें एक प्रोटोकॉल्स होते हैं कि आपको प्रेगनेंसी से पहले क्या एक्सरसाइज करानी है, उस टाइम पे क्या कराना है, उसके बाद क्या कराना है। तो हर चीज प्लान्ड होती है। अब बहुत से लोग इस चीज को कंसर्न करते हैं कि जो सर्जरी है वो बहुत ज्यादा होने लगी है, राइट। ऑब्वियसली हमारा जो लाइफस्टाइल है, अब हम खड़े होकर खाना बनाते हैं, बैठ के तो नहीं बना रहे हैं, हमारा कोर तो उतना स्ट्रांग है ही नहीं। अब उसे स्ट्रांग करने के लिए हमारी जो फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज है वो बहुत हेल्प करती है। ओके, मतलब इफ आई विल से कि अगर कोई फीमेल 9 मंथ्स तक प्रॉपरली फॉलो कर रही है, पूरी फिजियोथेरेपी एडवाइस के साथ कर रही है, डेफिनेटली नॉर्मल डिलीवरी होगी। ओके, डेफिनेटली होगी।
और पोस्टनेटल भी होने के बाद भी एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का प्रोग्राम होता है कि ऑब्वियसली आपकी जो मसल्स हैं वो इतना हेवी लोड से होके गुजरी हैं, तो उन चीजों को वापस से कोप अप करना है, आपकी मसल को वापस से स्ट्रेंथ करना है, वो भी एक प्रोग्राम होता है एंड देन एवरीथिंग इज डन। क्योंकि ओके। फीमेल्स पूरी लाइफ आई थिंक उस दर्द के साथ जीती रहती हैं कि वो बैक पेन, बच्चा हुआ था उसके बाद से दर्द यस। है ना, तो उससे हमें बाहर आना है। डेली लाइफ रूटीन में कौन सा एक ऐसा फूड है जो हमें ऐड करके रखना ही चाहिए, उसको नहीं मिस करना चाहिए? एप्पल ओके। जरूर खाना चाहिए। उससे क्या होता है? एप्पल इज वेरी गुड। ओके। एप्पल में कैल्शियम है, आयरन है, मतलब फ्रूट है, फ्रूट तो अच्छा होता ही है, बट एप्पल हम एक लेके चलते हैं, इट्स अ कंबाइंड फ्रूट, ओके। ठीक है, जिसमें सब कुछ मिल जाता है आपको। हम्म। तो एक एप्पल, वो कहते हैं ना कि एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, तो वो गलत नहीं है फ्रेज, वो आज भी वैसा ही है, एप्पल खाना चाहिए। ओके। डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको दिन में 8 गिलास पानी पीना ही चाहिए। नो, आपको आपकी बॉडी के हिसाब से पानी पीना चाहिए। ओके। इन अ सिंपल काउंट, जितना आपका बॉडी वेट है उतने ग्लास ऑफ वाटर आपको पीना चाहिए। ओके। तो अगर हम एक केस ले ले, किसी का वेट 50 kg है तो 5 ग्लास। 5 गिलास। यस। ओके। 5 ग्लास ऑफ वाटर। ओके, अगर वो बाई चांस 7 गिलास पी ले तो उस केस में क्या होगा? होगा तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ठीक है, एक हम लेके चलते हैं, क्योंकि आजकल लोग ना पानी कम पीते हैं, तो यस। हम उसे कंसिडर करके चलते हैं। तो ज्यादा वाले केस में अगर किसी को किडनी जैसा कोई इश्यू नहीं है तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, पी सकता है। गर्मियों में तो वैसे भी बहुत ज्यादा पसीना निकलता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी का कोई किडनी से रिलेटेड कोई इशू है तो फिर उसको जरूर अपने डॉक्टर से पहले बात करनी चाहिए कि उसे कितना पानी पीना है। ओके। एक डायबिटिक पेशेंट को सबसे ज़्यादा पेन की प्रॉब्लम होती है, उसके पैरों में एंड उसकी बॉडी बहुत वीक होने लगती है, तो उस केस में फिजियोथेरेपिस्ट उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं? डायबिटीज में फिजियोथेरेपी जरूर करानी चाहिए, सिर्फ पेन्स के लिए, ओके। उसके अलावा नहीं। उसके अलावा डायबिटीज पर्सन को जिम जाना चाहिए, ओके। चाहे आप 70 में हैं, चाहे आप 60 में हैं, आपकी एज मैटर नहीं करती है। जब आप जिम जाते हो तो आपकी जो मसल्स हैं उसमें क्या होता है, हम लोग एक वो कहते हैं इसमें कि आप वेट लॉस पे ध्यान ना दें, आप फैट लॉस पे ध्यान दें, जी। राइट। जो आपका मीठा खून, एक तरीके से खून मीठा हो गया है ना, उस मीठे खून को आपको डायरेक्शन बदलनी है। आप ओके। मसल्स को कंटिन्यूअसली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, ताकि जो आपका ग्लूकोज है वो आपकी मसल पे जाके स्टोर हो रेदर देन ब्लड। तो ये बेटर रहता है कि आपकी जो मसल्स हैं वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से क्या हो कि आपका जो शुगर है वो बैलेंस्ड रहे। और एक टाइम पे अगर आप कंटिन्यूअसली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तो मे बी आप अपने डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हो। ओके। और बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स हैं कि लोगों की दवाइयां तक छूट गई हैं जब उन्होंने जिम को ज्वाइन किया है। ओके, तो जिम तो मतलब फिर सबको ज्वाइन करके बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से डायबिटीज का डायरेक्ट कनेक्शन है। ओके। बट जिम जाने के लिए हमारी नींद भी पूरी होनी चाहिए, और हम लोग आजकल इतने वर्किंग हो गए हैं कि टाइम नहीं मिलता है, रात में ही सो पाते हैं, कई बार जल्दी भी उठना पड़ता है, तो कितने टाइम हमें सोना ही चाहिए? 6 से 8 घंटे ओके। लेनी चाहिए स्लीप। और स्लीप का भी साइकिल है, ऐसा नहीं है कि आप 2 बजे सो रहे हो तो आप अगले दिन सोच के उठोगे मैं 10 बजे उठ जाऊं, नहीं। स्लीप का साइकिल है, हर हार्मोन अपने टाइम के हिसाब से रिलीज होता है। तो द बेस्ट टाइम आप 10-11, ये एक टाइम होता है कि जिसमें सो जाना चाहिए। आपने देखा होगा जो लोग नाइट ड्यूटी करते हैं उनको जो बीमारियां होती हैं वो ज्यादा होती हैं, ओके। राइट, क्योंकि वो कितना भी कोशिश कर लें, वो दिन भर भी सो जाएं तब भी उनकी बॉडी जो है वो बैलेंस नहीं कर पाएगी। ऐसा क्यों होता है? बट वो सो तो उतना ही रहे। साइकिल है, साइकिल है। अगेन अच्छा। मैंने वो बताया था मेलेटोनिन वाला, ठीक है, ओके। आपका साइकिल है, वो आपकी जो ब्रेन में जो साइकिल है वो बनी हुई है ऑलरेडी कि आपको इतने ओके। बजे से इतने बजे तक सोना है। आपका ये जैसे रात होती है, अंधेरा होता है, आपके ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि अब अंधेरा हो गया, नाउ इट्स ओके। टाइम टू गो फॉर अ स्लीप। ओके। तो क्या ऐसा भी हो सकता है किसी के दिमाग में कुछ और सिग्नल हो कि वो दिन में ही सोना चाहता है, रात में काम करना चाहता है, इस तरीके से होता है क्या? वो गलत है ना, फिर हम अपनी बॉडी के साथ खेल रहे हैं एक तरीके से। ओके। तो बॉडी ने अपने कुछ तरीके बना रखे हैं कि नहीं, ओके। इसी तरीके से हमें काम करना है। अभी रिसेंटली मैं किसी का इंटरव्यू ही सुन रही थी, उन्होंने भी यही बात बोली थी कि शाहरुख खान भी तो रात को एक्सरसाइज करते हैं, हाँ। है ना। लेकिन अगेन मे बी शायद शाहरुख खान सर को अगर बिठाया जाएगा तो वो भी बताएंगे कि अगर मैं रात में सोऊंगा और दिन में काम करूंगा तो मे बी शायद कोई डिफरेंस मिलेगा उन्हें भी, ओके। राइट। तो यू बेटर नो द अदर साइड, ओके, मतलब ठीक है। हेल्दी रहने के लिए रात में सोना सबसे रात में बेस्ट है। सोना चाहिए, ठीक है, ओके। रात में सोना चाहिए, रात की नींद इज द बेस्ट। ओके। एक पेशेंट अगर मान लीजिए ऑस्टियोपैथ से भी अपना चेकअप करवा रहा है और फिजियोथेरेपिस्ट से भी करवा रहा है, तो क्या ये ठीक है एक ही टाइम पे दोनों चीजों को करवाना? फिजियोथेरेपिस्ट ही ऑस्टियोपैथ होते हैं, ओके। ठीक है। जैसे बीपीटी के बाद एमपीटी करी जाती है, ऐसी फिजियोथेरेपी बेसिक है
फिजियोथेरेपी में आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सब कुछ पढ़ाया जाता है। उसके बाद ऑस्टियोपैथी एक क्लिनिकल स्टडी है ओके। कि आप अपने ट्रीटमेंट को इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, तो ऑस्टियोपैथ पहले फिजियोथेरेपिस्ट ही है, असेसमेंट उसका फिजियोथेरेपी बेस्ड ही होगा, ओके। तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका कोई ऐसा मेमोरेबल क्लाइंट या फिर कोई ऐसा पेशेंट जो कि आज तक आपको नहीं भूल पाया और आपके साथ कनेक्टेड रहता है? ऐसे बहुत सारे हैं मेरा एक्चुअली पेशेंट्स के साथ बहुत फैमिली कनेक्शन बन जाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे हैं, बट एक जो मेरा बहुत आई थिंक फर्स्ट मेरा न्यूरो का केस है, तो ही इज अ जब मैंने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था, वो 18 इयर्स का था, उसका एक कार एक्सीडेंट हुआ था, तो उसमें उसकी स्पाइन इंजर्ड हो गई थी, और जिसके बाद उसका पोस्ट सर्जिकली हमने पूरा रिहैब किया। पहले मैं उसको घर पे ही करवाने जाती थी बिकॉज़ वो बिल्कुल टोटली बेड रिडन था, और 18 इयर्स की एज में ना इतनी मतलब बड़ी चीज़ हो जाना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो उसके साथ मेरा बहुत ही अलग लेवल का कनेक्शन बन गया। अभी भी मतलब है, वो मेरे से मिलने भी आता है सारी चीज़ें, और उसके साथ कनेक्शन बनने का एक रीज़न ये भी था कि उसमें एक अलग ही पावर, अलग ही ज़ील, मतलब मैंने अभी तक जितने भी न्यूरो के केसेस देखे हैं, लोग ना बहुत डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, इनफैक्ट फैमिली भी। उन्हें लगता है कि शायद हम उतना रिकवर नहीं कर पाएँगे। बट द बॉय, उसने आई थिंक 4 इयर्स कंटिन्यूअसली फिजियो कराई। आई डोंट रिमेंबर कि किसी पेशेंट ने इतनी कराई होगी, बट हर दिन उसमें रिकवरी आई। इनफैक्ट 4 ईयर तक भी उसमें, अभी भी ही यूज्ड टू गो जिम, बट अभी भी मतलब मैं ये कह रही हूँ कि अभी भी उसकी बॉडी में अभी भी चेंजेस आ रहे हैं। उसने जहाँ से सर्जरी कराई थी, व्हेन ही गो टू मीट हिम, द डॉक्टर वाज सरप्राइज्ड, इतनी रिकवरी। तो कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो माइंड में रह जाते हैं, तो न्यूरो में बहुत बहुत अच्छा लगता है, अप्रेजल्स मिलते हैं ना जब, बहुत अच्छा लगता है। न्यूरो में जब पहली बार पेशेंट वॉक करता है ना, तो उससे ज्यादा खुशी कोई नहीं होती। मे बी शायद डॉक्टर को, डॉक्टर और पेशेंट में से, मतलब अगर मैं देखूं तो जितनी पेशेंट को होगी ना, उससे बहुत ज्यादा डॉक्टर को होती है। जब हम अच्छा। देखते हैं तो वो लेवल अलग हो जाता है फिर। तो बहुत आई ज्यादा रिमेम्बर मेहनत होती दैट, है। हाँ, वो अलग, उसके साथ मेरा एक अलग ही कनेक्शन है, एक अलग ही बिकम लाइक माय ब्रदर, तो वो अच्छा। एक अलग कनेक्शन बन गया है। तो ऐसे वैसे बहुत सारे केसेस हैं, अच्छा, दैट्स इट। अगर आपके पास एक चॉइस रख दी जाए कि आपको हेल्थ से रिलेटेड एक चीज में एक ऐसी पावर चाहिए जो कि आपको कभी प्रॉब्लम ही ना हो उससे रिलेटेड, तो आपके पास क्या वो चॉइस होगी? मैं चाहूंगी मेरी मसल में ना एकदम पावर हाउस आ जाए कि कोई भी चीज करने से पहले मुझे सोचना ना पड़े, और मेरी मसल अपने आप ही एकदम रोबोटिक लेवल पे इंजरी होने से पहले ही रुक जाए कि नहीं, हाँ नहीं जाना यार, इंजरी हो जाएगी। आई वांट दैट, एक पावर हाउस आ जाए मसल में, दैट्स इट। कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ एक्सरसाइज करने से और मसाज कराने से सब कुछ ठीक हो जाता है। क्या ये मिथ है या फिर सच में ट्रू है? मसाज नहीं करानी चाहिए, ओके। बहुत फ्रीक्वेंट नहीं करानी चाहिए। अगर आप बहुत एग्रेसिव एक्टिविटीज भी करते हो, फॉर एग्जाम्पल जिम वगैरह करते हो, तो आप मंथ में एक बार करा लो, दैट इज मोर देन इनफ। ओके। उससे ज्यादा नहीं करानी चाहिए। आप अगर आप साइंटिफिकली भी वैसे भी समझोगे, तो आपकी जो मसल्स हैं, इट इज नॉट मेंट टू बी रिलैक्स। ओके। मसल्स का काम है बोन के साथ एक कंबाइंड स्टेट में रहना, और बोन को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना, राइट। फ्रैक्चर जो हो जा, जैसे फ्रैक्चर होता है, तो आपकी अगर मसल अच्छी हो, जिनमें अच्छी टोन हो, तो 50% लेस चांस होते हैं, चाहे वो हाई वेलोसिटी कोई एक्सीडेंटल केस भी है, तो भी 50% लेस चांस है कि फ्रैक्चर होगा ओके। इन कंपैरेटिवली। अब किसी की मसल्स वीक हैं, थोड़ी लूज हैं, जैसे अब एक एज में के बाद 70-80 की एज में लोगों की आपने देखा होगा, जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी यहाँ से जो मसल जैसे हाँ जी। लटक रही होती है, तो उनको फ्रैक्चर बहुत इजीली हो जाते हैं, क्योंकि उनकी मसल ने बोन को बांध नहीं रखा है। ओके। तो हमारी जो बॉडी है वो इसी तरीके से बनी है कि मसल को, बोन को हमेशा से प्रोटेक्ट करके रखना है, और अपनी बॉडी के एक डिजाइन को मेंटेन रखना है। अगर आप बहुत ज्यादा मसाज कराते हो, तो आप उन्हें रिलैक्स करते जाते हो, ओके। राइट। तो इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कराना चाहिए, और एक्सरसाइज करना इज वेरी गुड। अगेन, बैलेंस बना के चलना है। आप लगातार अगर एक्सरसाइज कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि आपका पोस्चर हमेशा सही होगा, थोड़ा बहुत गलती तो मेन एरर है, होना ही है ना। तो एक्सरसाइज है, करो, मसाज मंथ में एक बार कराओ, दैट्स इट। किसी को अगर फ्रैक्चर हो गया है और उसने रिकवर भी कर लिया है जैसे भी प्लास्टर वगैरह से, उसके बाद क्या उसे फिजियो लेनी चाहिए हाँ, स्ट्रॉन्गनेस के बिल्कुल लिए? लेनी चाहिए, क्योंकि फ्रैक्चर के टाइम पर बोन ब्रेक हुई है, बोन के साथ साथ आपकी मसल्स भी ब्रेक हुई हैं, मसल के साथ साथ आपका जो वहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू है वो भी ब्रेक हुआ है, ओके। राइट। आपकी ब्लड वेसल्स भी ब्रेक हुई हैं, आपकी ब्लड वेसल्स में एडेशंस आ जाता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो चेंज हो जाती हैं एक फ्रैक्चर होने के बाद,
तो अगर आपने उन चीज़ों को नहीं कोप अप किया, तो लाइफ टाइम में ना आपको वो थोड़ा-थोड़ा पेन रह जाएगा। अच्छा, जैसे ये अगर मैं होता भी है। हाँ, राइट। मैं भी शायद अगर मैं अपनी मम्मी का एक केस याद करूँ, तो वो कई बार कहती हैं कि रात को जैसे एसी चलता है, तो उनके पैर हुँ, में दर्द होता है क्योंकि उनको ओल्ड फ्रैक्चर का केस था। अच्छा, अगर उन्होंने उस टाइम पर फिजियो करा ली होती, तो उनको ये दिक्कत नहीं आती। ओके, ऐसा होता है। राइट, राइट, राइट। तो फिजियो ज़रूर कराना चाहिए पोस्ट फ्रैक्चर अगर आपकी पूरी मूवमेंट भी आ गई है ना, तो भी एटलीस्ट 4-5 डेज़ जाके करा लेना चाहिए। ओके, और अगर फ्रैक्चर आ गया है और उस पर्सन ने सोचा मेरी तो बोन एकदम ठीक हो चुकी है, जुड़ चुकी है और वो जिम चला जाए, तो उस केस में उसको और प्रॉब्लम हो सकती है? फिर से चांस होता है कि अच्छा, उसी पॉइंट से दोबारा ब्रेक कर जाएगी या फिर उसका स्ट्रेस दूसरे लेवल पे आ जाएगा। ये तो बहुत फ्रीक्वेंट चांस होता है ऐसे केस में, तो बॉडी को हमेशा ग्रेजुअली इंक्रीज़ कराना चाहिए। ओके, क्योंकि जिम फ्रीक जो लोग होते हैं ना, उनको जिम जाने की इतनी लत होती है, राइट, फ्रैक्चर हो, कुछ भी हो, जल्दी से जिम राइट, राइट, जाना। राइट। लेकिन ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेंगे तो बेटर रहेगा। जैसे अब एक ड्यूरेशन टाइम है कि हुँ, आपने 2 महीने तक आपको कास्ट बंधा रहा है, तो आपकी जो मसल्स हैं वो वेस्टिंग में चली जाती हैं, ठीक हुँ, है? अब उनकी जो मसल वेस्टिंग में गई है उसको आपको रीपावर करना है। हुँ, पहले आपको बेसिक स्ट्रेंथ करनी है, धीरे-धीरे उसकी मसल्स को एक्टिवेट करना है, फिर हुँ, उसको स्ट्रेंथ पे लेके जाना है। ओके। नहीं तो फिर दोबारा ब्रेन आपकी जो बोन है वो फिर से टूट जाएगी। अच्छा, जैसे कि डे टू डे लाइफ में आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे, तो उस केस में आपके पास किस टाइप के पेशेंट्स ज़्यादा आते हैं? यानी कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड या वर्किंग लाइफ वाले, किस तरीके के? मेरा जो फ़ील्ड है मैं एमपीटी न्यूरो है मेरा, तो मेरे पास न्यूरो के केसेस बहुत आते हैं। स्पेशली स्ट्रोक के केसेस, बच्चों के केसेस, ऐसे केस हुँ, हम बहुत फ्रीक्वेंटली देखते हैं। इसके अलावा पेन के केसेस जैसे सर्वाइकल आई थिंक अगर मैं देखूँ 50 पेशेंट में से शायद 30 सर्वाइकल के होते हैं। अच्छा। सर्वाइकल बहुत कॉमन है, ठीक है? हुँ, इसके बाद हमारे पास लिगामेंट इंजरीज़ के पेशेंट आते हैं, नी जॉइंट की लिगामेंट इंजरीज़ हैं। एजेड पेशेंट्स आते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, नी में पेन रहता है, ओके, बहुत कॉमन है एक एज के बाद। सियाटिका के बहुत पेशेंट्स हैं, ओके। बहुत, बहुत ज़्यादा हैं लाइक मतलब मैंने अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाली थी रिगार्डिंग सियाटिका, उसके बाद मेरे पास इतने कॉल्स हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया ही आई थिंक सियाटिका से सफ़र कर रही है। ओके। तो सियाटिका इज़ वेरी कॉमन नाउअडेज़। तो इन्हें पता कैसे चलता है कि इनको sciatica है? एक्चुअली लोगों को पता नहीं चलता है, ये सुनी-सुनाई बातें होती हैं और आई थिंक जो 100 लोग आते हैं उसमें से जब हम असेसमेंट करते हैं, तो शायद 30 ही लोग होते हैं जिन्हें प्योर सियाटिका होता है। ओके, 70 लोगों को सिर्फ़ वो एक दूसरा फैंटम पेन ट्रैवल कर रहा होता है, जो मसल्स के टाइटनेस की वजह से या फिर किसी ऐसी नर्व के कंप्रेशन से हो रहा होता है जो उन्हें सियाटिका की तरह लग रहा होता है, ओके, बट वो सियाटिका नहीं होता है। ओके। कोई ऐसा मिथ है जो कॉमन है काफ़ी और आपको उसको सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, फिर आपको लगता है ये क्यों फैला रहे हैं? डॉक्टर्स की साइड से यूजुअली हमारे प्रिस्क्रिप्शन पर लिखा हुआ आता है आईएफटी, टेंस, एसडब्ल्यूडी ओके, और कई पेशेंट्स को लगता है मैं इसी से ही ठीक होऊँगा बस। ओके, अगर सिर्फ़ मोडालिटी बेस्ड ट्रीटमेंट से पेशेंट ठीक होते तो इतनी सारी थेरेपीज़ डेवलप करने की ज़रूरत ही नहीं थी। हुँ, इतनी एडवांस टेक्निक्स को लाने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो वो एक बहुत बड़ा मिथ है, सिर्फ़ मशीन से ठीक नहीं हो सकते हो। वो ओके, अगेन एज़ अ पेन किलर ही काम करेगा, जब तक कराओगे तब तक बेटर रहेगा। रूट कॉज़ अगर देखना है तो मैनुअल थेरेपी मस्ट है। ओके। अच्छा, सबसे ज़्यादा डेंजरस क्या हो सकता है? बॉडी पोस्चर जो कि गलत तरीके से हम एक्सरसाइज़ कर रहे हैं या फिर ज़्यादा एक्सरसाइज़ कर रहे हैं? बॉडी पोस्चर ओके, अगर राइट उसमें पोस्चर में आप एक्सरसाइज़ कर रहे हो तो ज़्यादा भी कर लोगे तो हार्म नहीं करेगी। हुँ, बट अगर पोस्चर गलत है, तो वो डायरेक्टली आपकी मसल को ब्रेक कर देगी। ओके। आपकी कौन-सी फ़ेवरेट टेक्नीक है, जो आपको करना ज़्यादा पसंद है? मुझे मैनुअल थेरेपी करना बहुत अच्छा लगता है और मैनुअल में हम लोग एक मोबिलाइज़ेशन करते हैं मुलिगन बेल्ट मोबिलाइज़ेशन। वो मेरे को करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। एक और क्वेश्चन है, बैक पेन का असली विलेन कौन है? बैक पेन का असली विलन है पोस्चर। ओ रॉन्ग पोस्चर में एवरीथिंग वी आर डूइंग इन अ रॉन्ग पोस्चर। ओके, ठीक है? हम घर पे सोफ़े पे कैसे भी लेट जाते हैं, कैसे भी बैठे हैं, कोई हमें पता ही नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है और सडनली कोई भी चीज़ मम्मी ने बोला कि जाओ बेटा बाल्टी उठा दो, हम गए फटाफट जाके उठा दी। हमने जी, ये नहीं देखा हमारा पोस्चर ठीक है, नहीं है, नीज़ को बेंड करके थोड़ा-सा अगर मैं बैक स्ट्रेट करके बोलूँ, अगर आप उस तरीके से फ़ॉलो करते हो तो इंजरी नहीं होगी। लेकिन अगेन हम रॉन्ग पोस्चर्स को फ़ॉलो करते हैं, लैपटॉप पे बैठे रहते हैं, चेयर्स पे बैठे रहते हैं घंटों-घंटों, ऐसे झुक के, तो वो गलत है। स्ट्रेचिंग जो होती है हमें वर्कआउट से पहले करनी चाहिए या फिर बाद में? नहीं, एक फ़ॉर्म होता है, जैसे आप स्टार्टिंग करी तो डू द वार्म अप। पहले ओके, आप वार्म अप करो, बॉडी को वार्म करो।
देन आप अपनी कैटेगराइज एक्सरसाइज करो जिस भी पार्ट को आप करना चाह रहे हो, लास्ट में आप स्ट्रेचिंग करके कूल डाउन करोगे। तो हमेशा इसी फेज में एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो क्या आप भी रेगुलर थेरेपी लेते हो? नहीं खुद से? नहीं, रेयर, कभी कोई ऐसा इशू आ जाए तो यस ले लेते हैं। तो आप खुद को फिक्स कर सकते हो अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम है नहीं तो? नहीं, नो नो, आपको दूसरे डॉक्टर के पास बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग आपस में, जैसे हम फ्रेंड्स होते हैं, हम आपस में बात कर लेते हैं। तो वी यूज्ड टू कॉल देम कि अब कॉलेज के फ्रेंड्स भी होते हैं, हॉस्पिटल के भी होते हैं, तो जिसके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट होता है वी यूज्ड टू विजिट, और जिसके साथ एक अच्छा बॉन्ड होता है तो बट हाँ, हो जाता है। स्टाफ भी होते हैं, अगर ज़रूरत पड़ती है तो वी मैनेज। अच्छा, जैसे भी आपने बताया जिस पे ट्रस्ट होता है, तो एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें इसी डॉक्टर के पास? क्वालिफाइड होना चाहिए, ओके। क्वालिफिकेशन मस्ट है। और जैसे आपने सुना होगा कि फिजियोथेरेपी अभी एक ग्रोइंग फील्ड है। तो पहले के टाइम में ना, जैसे मंदिरों में, गुरुद्वारों में बहुत हुआ करती थी। पहले इतना नहीं पता था लोगों को। तो जो पहले किया करते थे ना, वो क्वालिफाइड नहीं होते थे, जैसे तो बस ऐसे ही किसी को देखा-देखी किसी के साथ सीख गए तो कर लिया। तो अगर अब के टाइम में आप देखो तो इतनी नई टेक्निक्स आ गई, इतना एडवांस हो गया, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्वालिफिकेशन है कि नहीं। आपका फिजियोथेरेपिस्ट बीपीटी या फिर जो भी उसके आगे एमपीटी में जो भी उसकी फील्ड है, उसमें अगर वो क्वालिफाइड है, तो आपको उन्हीं के पास विज़िट करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि सबसे बैड हैबिट जो लोगों को आजकल ज़्यादा हो रही है, उनको छोड़ देनी चाहिए? सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल, मोबाइल में गेम मत खेलो, जाके खुद गेम खेलो। वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गेम आउटडोर या इंडोर? कोई भी? आउटडोर आउटडोर हमेशा ट्राई करना चाहिए आउटडोर। उसमें आपको सनलाइट मिलती है, उसमें आपको एनवायरनमेंट के साथ आप रिलेशन में आते हो। बहुत सारी चीज़ें आपकी बॉडी चेंज करती है, आपके हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। तो आउटडोर एक्टिविटी, ऑलवेज़ प्रेफर आउटडोर एक्टिविटी। अब कोई पर्सन है, उसे पेन हो रहा है, वो एक्सरसाइज भी कर रहा है और थोड़ा-सा पेन ठीक हो जाता है, बट वो प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हो पा रहा है, तो उसे कैसे पता चलेगा कि उसे फिजियोथेरेपिस्ट के पास ही जाना चाहिए? पेन है तो फिजियोथेरेपिस्ट है। ओके, अगर पेन है तो डायरेक्ट आपको जाना ही है, बिना सोचे जाना ही है। ओके। पेन किलर नहीं खानी है, डायरेक्ट आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है। कई बार पेशेंट सोचते हैं 1 दिन बाद जाऊँ, 2 दिन बाद जाऊँ, हफ्ते बाद जाऊँ। आप जितना लेट आओगे उतना ही लेट ट्रीटमेंट चलेगा। ओके। आप जितना अर्ली आओगे, जो पेशेंट जिस दिन पेन है उसी दिन आ जाता है, यूजुअली हमें 1 या 2 दिन लगते हैं उसे सेट करने में। हुँ। जितना वो लेट आएगा उतना ज़्यादा वो टाइम हमें देके जाएगा फिर। अब जैसे आजकल बहुत ज़्यादा प्रीमैच्योर बेबी होने लग गए हैं। अब हो भी जाते हैं, लेकिन ऐसा क्या होता है कि उनकी आगे जाके लाइफ में या फिर हेल्थ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है? प्रीमैच्योर पे अगेन मैं बोलूँगी कि बिकॉज़ एब्डोमिनल, अगेन आपका एब्डोमेन स्ट्रॉन्ग नहीं है, और हार्मोनल डिसबैलेंस, ठीक है? ओके। जैसे फीमेल का मोस्टली आजकल जो लाइफ़स्टाइल है पहले की तरह नहीं है। अब फीमेल को बहुत सारी चीज़ें कोप करनी पड़ती हैं, जैसे उसको अपना सोशल मीडिया भी मैनेज करना है, ठीक है? और उसको अपनी किटी पार्टीज़ को भी देखना है, तो सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं जो लाइफ़ है वो बहुत ज़्यादा भागने लगी है। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका जो हार्मोनल डिसबैलेंस है, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से अगेन आपका यूट्रस जो है वो वीक हो जाता है, ओके। ठीक है? आपका यूट्रस वीक होने की वजह से आपका जो वूम्ब है, वो मेबी शायद उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो एक लेवल तक उसको होल्ड कर पाए। अब जो प्रीमैच्योर जैसे बच्चे हैं, अगर मैं ये कहूँ कि उनकी हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ, कई बार मेबी शायद उनका ब्रेन पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाता, ठीक है? ओके। वो चीज़ सामने आती है जिनको हम बेसिकली जैसे डिलेड माइलस्टोन के केसेस हमें देखने को मिलते हैं इस चीज़ में। पर कई बच्चों में नहीं भी मिलते हैं, कई बच्चे ग्रो भी कर जाते हैं बहुत अच्छे से। वो भी आगे डिपेंड करता है कि उनको आगे जो थेरेपीज़ मिल रही हैं, वो कैसी मिल रही हैं। बिकॉज़ प्रीमैच्योर बच्चों के लिए भी हम लोग थेरेपीज़ करवाते हैं। ओके। तो पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी वो प्रॉपर तरीके से कराते हैं, दैट इज़ नॉट माय पार्ट बट आई नो अबाउट दिस। तो क्योंकि वो एनआईसीयू में बच्चों को रखते हैं, तो वहाँ पे जाके फिजियोथेरेपिस्ट डू देयर वर्क। ओके। तो ठीक है, बट अगेन लाइफ़स्टाइल, प्रीमैच्योर का जो भी है वो अगेन लाइफ़स्टाइल। आपको क्या लगता है स्ट्रेचिंग ज़्यादा अच्छी है या फिर स्ट्रेंथनिंग? बॉडी को दोनों चीज़ चाहिए। आपकी मसल जो है ना, मैं कहूँगी, एक स्लाइम आपने देखी है कभी? जी। वो स्लाइम को आप जैसे स्ट्रेच करके देखो, ठीक है? वो सेम एज़ अ मसल ही काम कर रही है, ठीक है? उस मसल को स्ट्रेंथ भी चाहिए ताकि वो थिक रह सके और मसल बोन के साथ अपना एक कनेक्शन बना के रख सके, ओके। ठीक है? उसके बाद उसको फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, सो दैट कि अब आपको एक बाल्टी को उठाना है अगर झुक के, तो पहले आपकी मसल स्ट्रेच होगी, लेंथन होगी, फिर आप उस बाल्टी को पिक करोगे फ्रॉम द स्ट्रेंथ। ओके। तो दोनों चीज़ों का अपना-अपना रोल है। अब अगर हम उस जिम इंजरी पे आते हैं, जिम में इंजरीज़ ज़्यादा होने के रीज़न ये भी हैं क्योंकि जो जिम वाले हैं ना, वो वेट ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड रहते हैं
बट वो स्ट्रेचिंग्स नहीं करते हैं। तो स्ट्रेचिंग ना होने की वजह से मसल क्या होती है ना, वो थिक होती चली जाती है, हार्ड होती चली जाती है, पोस्चर जो है वो एकदम रिजिड होता चला जाता है। आपने लड़कों को देखा है जिम वालों को कैसे एकदम ऐसे चल रहे होते हैं हार्ड पोस्चर में, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। अब जो जितने भी नए जिम आ रहे हैं उनमें एक प्रोग्राम्स हो गए हैं जिसमें हफ्ते में वो लोग 1 या 2 दिन स्ट्रेचिंग्स कराते हैं, ओके, विच इज गुड, क्योंकि दोनों का बैलेंस होगा तभी आपकी मसल्स और आपकी बॉडी जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्किंग में रहेंगी। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, बट आई थिंक हफ्ते में 3 दिन इज इनफ। 3 दिन आप स्ट्रेचिंग्स करो तो एक बैलेंस बना के चलना चाहिए, और हफ्ते में एक रेस्ट जरूर लेना चाहिए, ओके, मैंडेटरी है। ओके। अब बोलते हैं जैसे कि स्विमिंग करने से भी आपकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल रहती है एंड उस पे कोई इफेक्ट नहीं होता, जैसे पेन वगैरह से, तो क्या ये सच है? स्विमिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, नो डाउट। आप स्विमिंग करते हो तो बैक के लिए तो वैसे ही बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें स्विमिंग से पेन बढ़ जाता है, जैसे कि सर्वाइकल। सर्वाइकल का पेन स्विमिंग करने से बढ़ जाता है, बिकॉज स्विमिंग इज लाइक आप जैसे लेट के उसको प्रॉपरली हाथ पैर अपने मूव करते हो, तो आपकी जो सर्वाइकल बोन है वो वीक हो गई है, आपकी जो सर्वाइकल मसल्स हैं वो वीक है। तो मे बी शायद आप बहुत देर तक जैसे स्विमिंग करते हो तो आपकी मसल्स थक जाती है, जिसकी वजह से आपका पेन बढ़ जाता है, ओके, राइट। बट बैक के लिए इज वेरी गुड, बिकॉज बैक को कंटिन्यूसली वो पुश मिलता रहता है, आप पैर चलाते रहते हो लगातार लगातार, तो बैक के लिए तो ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। तो स्विमिंग एक ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, कंबाइंड एक्सरसाइज है, और एज सच कोई जिम की तरह साइड इफेक्ट्स नहीं है कि ये इंजरी हो जाएगी वो इंजरी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो वेरी गुड एक्सरसाइज, एवरीवन शुड डू स्विमिंग। अभी हमने बात की थी स्टार्टिंग में, मैंने इंट्रो में बोला था कायरोप्रैक्टिक के बारे में, ये एग्जैक्ट है क्या? कायरोप्रैक्टिक इज जस्ट क्लिक, ओके, ठीक है। तो वो क्लिक कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं, ये एक प्रॉपरली डिजाइंड थ्योरी और प्रैक्टिकल की कंबाइंड स्टडी होती है। अब कई बार ना लोगों का एक जैसे पेशेंट आते हैं उनका एक वो होता है कि गर्दन टूट तो नहीं जाएगी, अच्छा, ठीक है। ये एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन हम लोग फेस करते हैं, बट लेट मी क्लियर दिस, हम 5 से 6 साल लगाते हैं उस चीज को सीखने के लिए कि हमें उसे कैसे परफॉर्म करना है और किस डायरेक्शन में कितना करना है, वो हमें थ्योरेटिकली पार्ट में सिखाया जाता है। अब कायरो में क्या होता है, फिजियो में क्या होता है, जैसे अब किसी की स्पाइन है वो मिसअलाइंड है किसी किसी पॉइंट से, अब फिजियो में मैं उस मसल को जनरली रिलीज करूंगी, अपनी और मोडालिटीज वगैरह से हेल्प लूंगी, स्ट्रेचिंग से हेल्प लूंगी, बट कायरो में जस्ट एक क्लिक करते हैं, एक एंगल लेते हैं, मान लो ये स्पाइन है, ये इसके ऊपर ऐसे लॉक्ड हो रखी है, इस पॉइंट पे लॉक्ड है, तो आई विल जस्ट क्लिक एंड ओपन, ओके, राइट। तो उसको ओपन करके हम छोड़ देते हैं, अब बॉडी खुद से हीलिंग करती है, उसको पोस्चर मिल गया, राइट डायरेक्शन मिल गई, अब वो बॉडी जो है वो राइट डायरेक्शन में काम करेगी। तो कायरो का रिजल्ट बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि एक सिटिंग में ठीक हो जाएगा, नहीं, इट टेक्स टाइम। मसल को भी हमें स्ट्रेंथन करना पड़ता है, बिकॉज अगर बोन मिसअलाइन हुई है तो आपकी मसल भी मिसअलाइन है, तो हमें उन्हें भी स्ट्रेंथ करना पड़ता है, स्टिचिंग्स भी ऐड करनी पड़ती हैं, एक प्रोटोकॉल बनाते हैं हम एक टाइम के हिसाब से कि अब इस पे काम करना है। तो न्यू फील्ड है, गुड। सर्वाइकल बहुत ज्यादा केस हो रहे हैं आजकल, इतने ज्यादा है क्योंकि हर बंदे को सर्वाइकल है, घर में हो चाहे ऑफिस में हो, कैसा भी पर्सन हो जो बैठ के जॉब कर रहा है उसके लिए सर्वाइकल बहुत नॉर्मल हो गया है। तो ये कैसे ठीक हो सकता है, या फिर इसको कैसे हम पहले से ही प्रिक्योर कर सकते हैं? हाँ, सर्वाइकल आपने मे बी शायद किसी सेलिब्रिटीज वगैरह का अगर सुना होगा, भी मैं रिसेंटली एक सुन रही थी, मे बी शायद वरुण धवन का, एंड ही वाज सेइंग कि मेरे को भी सर्वाइकल का इशू हो गया था एंड उन्होंने बहुत मेहनत करी और उसको रिवर्स किया। अब लोगों ने उनकी वो सेंटेंस तो सुन लिया, बट उसके पीछे की मेहनत नहीं देखी कि उन्होंने कितनी चीजें अवॉइड करी होंगी और कितनी चीजों को विद फिजियोथेरेपी गाइडेंस में परफॉर्म किया होगा। अगर आपको पता होगा, एवरी स्पोर्ट्स पर्सन, एवरी सेलिब्रिटी, उनके अपने पर्सनल फिजियोज होते हैं और वो हर चीज उनके हिसाब से ही परफॉर्म करते हैं, अपनी बॉडी का अलाइनमेंट भी, एवरीथिंग। तो सर्वाइकल रिवर्सिबल है, यस, बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। चेंजेस अगर आ गए हैं आपकी सर्वाइकल स्पाइन में तो आपको कुछ प्रिकॉशंस जरूर करने हैं, उसके साथ साथ आपको राइट डायरेक्शन में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। लोग गलती क्या करते हैं, सर्वाइकल होते ही घर में ही एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, शोल्डर की एक्सरसाइज, यूट्यूब खोला, नेक की एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी, विच इज वेरी रॉन्ग। आपको अगर पेन है तो पेन में पहले ट्रीटमेंट होगा फिर स्ट्रेंथ होगी, और एवरी पर्सन इज डिफरेंट, राइट। अब यूट्यूब पे मैं भी वीडियो डालती हूँ, मैंने भी डाली कि आपको सर्वाइकल में ये एक्सरसाइज करनी है, बट हर किसी के लिए सेम नहीं है, हर किसी की एक्सरसाइज डिफरेंट है। किसी को हो सकता है डिस्क बल्ज हो, किसी को ऑस्टियोफाइट हो सकता है, किसी को मसल स्पाज्म हो सकता है, तो हर किसी का वेरी करेगा। ओके,
तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए डॉक्टर के पास जरूर यस जाना यस पड़ेगा। यस, वो मैंडेटरी है। बिना चेक कराए आप कुछ भी अपनी मर्जी से करेंगे तो आप खुद को हार्म करेंगे अननेसेसरी। ओके। अब ये ऑस्टियोपैथ क्या है? ये बहुत डिफरेंट है एंड मैंने कभी नहीं सुना पहले, तो ये है क्या? एक्चुअली जब मैंने फिजियो करा था तो उसमें कई बार हमें कुछ चीजें जैसे डील करनी पड़ती हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो बहुत उनकी स्ट्रेसफुल लाइफ होती है, ठीक है। अब किसी किसी की लाइफस्टाइल तो बिल्कुल ग्लैमरस होती है ना। तो कई बार ना हमें ये लगता था कि हम एक ही चीज, जैसे किसी का नी पेन है, मैं काम करे जा रही हूँ, बट रिजल्ट नहीं मिल रहा। हम्म, तो तब फिर देन आई फाइंड कि कुछ तो ऐसी चीजें होंगी जो कंबाइंड पे काम करेंगे हम। ओके। तो ऑस्टियोपैथी इज अबाउट कंबाइंड। अगर कोई पेशेंट नी पेन के लिए आ रहा है तो मैं उसकी पूरी बॉडी को कंबाइंड तरीके से पहले असेस करूंगी। फिर मैं फाइंड करूंगी कि मुझे किस चीज पे काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी का नी पेन है, हो सकता है कि उसका फेशिया जो है वो टाइट हुआ हो बैक से, ओके। राइट। फिजियो में मैं नी पेन ट्रीट कर दूंगी, बट ओके। ऑस्टियोपैथी में मैं एक कंबाइंड ट्रीटमेंट बनाऊंगी। इनफैक्ट मैं उसके स्ट्रेस मैनेज को भी काम करूंगी कि उसका जो फेशिया टाइट हो रहा है वो क्यों टाइट हो रहा है बार बार, तो मुझे उसे भी ओके। मैनेज करना है। ओके। ठीक है। तो ये इट्स अ मैनेज्ड प्रोटोकॉल। ऑस्टियोपैथी और फिजियोथेरेपी में ये सबसे बड़ा डिफरेंट है कि हमें इसमें मैनेज करके चलते हैं एवरीथिंग, ओके, मतलब पूरी होल बॉडी का एक होल बॉडी स्कैनिंग का। होता है। यस, होल बॉडी ओके, दिस इज वेरी गुड। ये तो कराते रहना चाहिए फिर, का। अगर किसी को पेन है छोटा मोटा, क्योंकि वो पेन कब बड़ा हो जाए पता नहीं चलता। डेफिनेटली डेफिनेटली। अब हम अगर सेलिब्रिटीज वाली उसमें जाएंगे तो आप देखोगे कि वो लोग जरूरी नहीं है पेन होगा तभी जाते हैं, है ना। हम्म। वो एक रेगुलर चेकअप के लिए जाते रहते हैं, ये देखने के लिए कि भी उनकी बॉडी अलाइंड है नहीं है, ठीक है। अब और मेरे पास भी क्लिनिक पे भी कई ऐसे पेशेंट आते हैं। कई बार तो लड़के ऐसे आते हैं कि मैम मैं शीशा देख रहा था, मेरा एक शोल्डर ऊंचा लग रहा है। देन वी फाइंड द कि हो सकता है भाई कुछ ऐसा हो कि आगे जाके वो हाँ। इंजरी ना बने, तो उसको अभी सेटल कर देते हैं। ये। तो दैट इज वेरी वेरी मैंडेटरी। ओके। अब बात करते हैं कि कुछ लोग थोड़े से दर्द में पेन किलर खाना स्टार्ट करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी रैपिडली उनको पेन किलर की याद आ जाती है। आपको क्या लगता है, पेन किलर ज्यादा अच्छा है या फिर एक्सरसाइज? पेन किलर और एक्सरसाइज, पेन किलर मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। जी। ठीक है। अगर किसी को कहीं इशू आ भी रहा है और आपको ये लग रहा है कि आपको मेडिसिन कोई भी लेनी है, एक्चुअली इंडिया में बहुत इजीली लोगों को मेडिसिन मिल जाती है, मे बी शायद इसलिए उनको इस चीज की वैल्यू नहीं है। आप अगर बाहर फॉरेन कंट्रीज में देखोगे तो आपको पेन किलर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिल सकती, ओके। राइट। तो दैट मीन्स कि वो गलत है। खुद से आप ले रहे हो तो वो गलत ओके। है ना। तो फर्स्ट थिंग, पेन किलर मत जाओ, पहले आप ये देखो कि रूट कॉज क्या है। और रूट कॉज आपको कौन बताएगा? या तो आपका फिजियोथेरेपिस्ट बताएगा या फिर आपका डॉक्टर बताएगा कि आपका ये रूट कॉज है। अब आपको डॉक्टर ने ये बता दिया कि सर्वाइकल है, ये कुछ मेडिकेशन है और आपको फिजियोथेरेपी करानी है। कई बार लोग फिजियोथेरेपी नहीं कराते हैं, खाली मेडिकेशन खा के उनका 50% पेन ठीक हो जाता है और 50% में दे आर हैप्पी, है ना। इंडिया में लोगों के लिए पेन इज लाइक कुछ नहीं है, चल रहा है। जब तक यहाँ नहीं आएगा वो तब तक नहीं जाएंगे। ओके। कुछ ऐसा कर सकते हैं घर पर ही कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास ना जाना पड़े या फिर कायरोप्रैक्टर के पास ना जाना पड़े? हमारी दुकानें बंद कराओगे? कर सकते हैं, यस। अगर डेली एक्सरसाइज करते हैं आप 1 आवर, आई विल से, अगर आप डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं वीक के 6 डेज, तो मे बी शायद आपको मेरे पास कोई ऐसे पेन के लिए नहीं आना पड़ेगा जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल के लिए होगा। ओके। ठीक है। कोई स्प्रेन हो जाए, मसल स्ट्रेन हो जाए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और ऐसे पेन होना इज वेरी गुड। ऐसे पेन लेके कोई आता है ना तो अच्छा लगता है कि चलो कुछ कर तो रहा है। एक पुरानी कहावत है, स्पोर्ट्स में कहा जाता था कि अगर इंजरी नहीं हो रही है तो मतलब आप खेल ही नहीं रहे हो, बिल्कुल। और ये सच बात है। तो अगर आपको लग रहा है कि मतलब आप इंजरी से डर के नहीं खेल रहे हो तो वो गलत है। आप खेलो तो सही, आप एक्सरसाइज करो तो सही, अपने आप को चेंज तो करो। तो यस, एवरीवन शुड डू 1 आवर एटलीस्ट एक्सरसाइज। और कंबाइन करना चाहिए हमेशा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ, स्ट्रेचिंग के साथ, और थोड़ा बहुत मेडिटेशन, योगा भी करना चाहिए। तो हमेशा कंबाइन करना चाहिए। आपकी फील्ड में कोई ऐसे टूल्स है जो अभी नए आए हो और जो अब यूज होने लगे हो जिससे बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा हो? टूल्स में हम लोग आजकल मैनुअल थेरेपी करते हैं, तो मैनुअल थेरेपी में ना कुछ स्टील के टूल्स होते हैं, उसको हम IASTM टूल्स बोलते हैं। तो ये टूल्स हम यूज करते हैं कंटिन्यूस बेसिस पे, जैसे फेशियल रिलीज करने के लिए, मसल रिलीज करने के लिए। तो आजकल इनको काफी आपने बहुत हाईलाइट में देखा होगा, बहुत सारी वीडियोस में भी देखा होगा, तो इन्हें यूज कर रहे हैं। बाकी तो मैनुअल थेरेपी इज लाइक वो तो सब कुछ है, बिल्कुल। राइट। न्यूट्रिशनिस्ट में, जैसे कि आप एक न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, तो उस केस में
आप कैसे गाइड करते हैं लोगों को, क्या मतलब कि किस तरीके से उनको अपना हेल्दी लाइफस्टाइल बना के रखना चाहिए? मैं एक्चुअली मैंने जो कोर्स किया है वो मैंने अपने पर्सपेक्टिव के लिए किया था, बिकॉज क्लिनिक में मैं जैसे फेस करती हूँ तो मैं यूजुअली लोगों को अकॉर्डिंग टू द कंडीशन गाइड करती हूँ कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है। मैं किसी को प्लान नहीं देती हूँ। फर्स्ट ऑफ थिंग, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है मैं किसी को प्लान बना के दे सकूँ। जी। मैं सिर्फ गाइड करती हूँ कि अब आपको ये चीजें इसमें खानी चाहिए, इसमें ये नहीं खानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी को रियोमेटॉइड अर्थराइटिस है तो हमें पता है रियोमेटॉइड अर्थराइटिस में इन्फ्लामेशन होती है जॉइंट जी। में, तो हम ऐसे फूड्स उनको सजेस्ट करते हैं जो एंटी इन्फ्लामेटरी हो, जिससे उनकी बॉडी में क्या हो कि जो इन्फ्लेमेशन है वो डाउन रहे, और वो चीजें अवॉइड करवा देते हैं कि आपको ये नहीं खाना है, बिल्कुल भी नहीं, ताकि आपकी जो इन्फ्लेमेशन है वो बढ़े नहीं। ओके। है ना? तो हम इस तरीके से एक गाइडेड प्रोग्राम देते हैं। अब कोई बच्चा है तो बच्चों के केस में पेट में दर्द पेरेंट्स कई बार पूछ लेते हैं, तो आई यूज टू जस्ट, मैं कुछ नहीं बोलती, मैं उन्हें एक ही चीज बोलती हूँ, पैकेट बंद कर दो, अच्छा। घर का खाना दो। बच्चे का पेट सब कुछ हजम कर जाएगा, इनफैक्ट मैगी भी, ओके। पर वो घर का खाना होना चाहिए, ओके। पैकेट फूड नहीं। आप कुक करके दे रहे हो, उसकी बॉडी डाइजेस्ट कर जाएगी। इतना खेलते कूदते हैं बच्चे, सब कुछ पचा लेते हैं। यस, उनका तो डाइजेस्ट हो ही जाता हाँ, है। तो हर किसी का बॉडी अलग होती है, तो उस हिसाब से हम लोग प्लान करते हैं कि इनके लिए क्या अच्छा है, इनके लिए क्या अच्छा है। जैसे एक फीमेल है जो मतलब एक 30 से अबव एज में अभी जा रही है, उसको धीरे-धीरे हमें लगता है कि इस टाइम पे कैल्शियम की ज़रूरत ज़्यादा है, तो हम कैल्शियम रिच फूड उनको गाइड करते हैं कि ईट दैट, इट विल हेल्प यू। ओके। बट अब क्या रहा है कि मिल्क प्रोडक्ट तो अच्छे होते नहीं है, तो उस केस में? मिलावट ज़्यादा है शायद इसलिए, अदरवाइज़ देखो पहले के लोग पुराने लोग तो इतना-इतना दूध पीते थे, इतना-इतना दही खाया करते थे, क्या वो बढ़िया नहीं है? स्वस्थ हैं, बढ़िया हैं। लेकिन अब शायद मिलावट बहुत ज़्यादा होने लगी है, ये भी एक रीज़न है। और पीसीओडी में व्हाइट्स मना करते हैं, तो क्योंकि वो आपके हार्मोन को डिसबैलेंस करता है, तो वो नहीं लेना चाहिए। पीसीओडी जैसे केसेज़ में व्हाइट अवॉइड करना चाहिए। ओके। तो जो एग होता है, वो आपको क्या लगता है वेज में आता है, नॉन-वेज में? वो वाली बात है जो दोस्त नहीं कहा करते थे कि बियर शराब नहीं होती है। तो एग ऑब्वियसली आई विल काउंट इन अ नॉन-वेज, ओके। क्योंकि मैं खुद नहीं खाती हूँ। ओके। तो एक लास्ट क्वेश्चन है, अगर फिजियोथेरेपिस्ट नहीं होते तो क्या होता? फिजियोथेरेपिस्ट नहीं होते ना तो लोग दर्दों में जी रहे होते और पेन किलर खा-खा के अपनी किडनियाँ खराब कर रहे होते। तो फिजियोथेरेपी तो बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। आज के टाइम में हर बंदे को, आई थिंक हर घर में कोई ना कोई पर्सन ऐसा होता ही होगा। हर किसी की ज़रूरत है, बच्चे से लेके बड़े बूढ़े तक की ज़रूरत है। क्योंकि हर किसी के लिए डिफरेंट तरीके से प्लान्ड एक्सरसाइज, हर चीज़ डिफरेंट तरीके से एज ग्रुप के हिसाब से वो चीज़ सेट करी जाती है। ओके। तो हर किसी की ज़रूरत है। डॉक्टर वंशिका, आपसे बात करके मैंने बहुत कुछ नया सीखा। इनफैक्ट फिजियोथेरेपी के बारे में मैंने इतना कुछ जाना, मुझे आगे लोगों को बताने में ईज़ी होगा कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप जाओ डॉक्टर के पास। बिल्कुल, बिल्कुल। ज़रूर जाना चाहिए, ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। यस। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद अस, क्योंकि आपने बहुत सारी नॉलेज हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे शेयर किया है। थैंक यू यामी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। आज के पॉडकास्ट में आपने बहुत कुछ अच्छा देखा होगा कि एक दर्द को हम कैसे हटा सकते हैं और हमें कैसे उसको रिलीफ देने के लिए डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे तो वो एक छोटा सा दर्द आपकी लाइफ में आगे बहुत बड़ा रोल बन सकता है। तो इसके लिए आप डॉक्टर के पास जरूर जाइएगा। तो ऐसे ही और पॉडकास्ट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ कमाल जिंदगी प्रोडक्शंस।